नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक है वो है COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें अस्थमा और COPD दो डिसऑर्डर दिए गए हैं। तो जो अस्थमा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमने उनको पहले ही कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम COPD के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी फार्मेसी पॉइंट चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारी वीडियो को देख के आप अपने एग्जिट एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। और साथ में आप फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COPD। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूमोनिया डिजीज़। तो देखिए जो COPD है ये एक तरह का रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, तो अगर कोई बीमारी बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक रहने वाली है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने वाली है, लंबे समय तक रहने वाली है, तो उसी कंडीशन को हम क्रोनिक कहते हैं। और एक होता है एक्यूट। तो जो एक्यूट डिजीज़ होती है इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये कम समय के लिए होती है, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ है ये लंबे समय तक के लिए रहती है। तो COPD का जो फुल फॉर्म है वो होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ यानी कि ये डिजीज़ का एक ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट इंक्लूड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा। तो ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा दोनों होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा COPD। तो जो हमारा COPD है यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, इसमें बेसिकली ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है। इसमें कई सारे डिजीज़ होते हैं और बेसिकली इसमें होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। ठीक है, तो जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की जगह यहाँ पे स्वेलिंग भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो स्वेलिंग और इरिटेशन अगर ब्रोंकियल ट्यूब में हो जाएगी तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एटियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किन वजहों से हो सकता है? ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किन वजहों से हो सकता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए ये बेसिकली होता है सिगरेट स्मोकिंग से, एयर पॉल्यूशन से, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये एक एंजाइम है, अगर इस एंजाइम की कमी अगर आपके बॉडी में होती है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो यहाँ पे केस है वो देखने को मिल सकता है। एयर पॉल्यूशन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह है और एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी रिस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और सिगरेट स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ दिया गया है कि ए डिजीज दैट डैमेज वॉल्स ऑफ एयर सैक आर एल्वियोलाई। देखिए जो हमारे लंग्स हैं उसमें एयर सैक्स होते हैं, इसके अलावा और उन्हीं को हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। ठीक है, एयर सैक और इन्हीं को हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो जो इनकी वॉल्स है, ठीक है, जो इनकी वॉल्स है यहाँ पे डिफ्यूजन होता है किसका? ऑक्सीजन का। और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जा पाती है और ब्लड से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यू में जा पाती है। तो जो यहाँ पे एल्वियोलाई हैं, एयर सैक हैं, अगर इनके वॉल्स जो हैं वो डैमेज होने लगेंगे तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एम्फिसीमा। ठीक है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं एम्फिसीमा। तो एम्फिसीमा के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे एल्वियोलाई की वॉल्स हैं, एल्वियोलाई वॉल्स गेट डैमेज, तो एयर सैक जो होते हैं यानी कि एल्वियोलाई जो होते हैं, जो इनकी वॉल है वो डैमेज होने लगती है और इसी कंडीशन को हम एम्फिसीमा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एटियोलॉजी ऑफ एम्फिसीमा इंक्लूड। तो एम्फिसीमा किन किन वजहों से हो सकता है? तो पहला दिया गया कि सिगरेट, दूसरा है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो कि एक एंजाइम है, और तीसरा है बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा।
कि सिगरेट स्मोकिंग और अल्फा 1 एंटी ट्रैप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से एम्फीसीमा हो सकता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीओपीडी। तो अगर सीओपीडी का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला दिया गया कफ विथ म्यूकस। तो इसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, एक्सेस म्यूकस का यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है, एक्सेस म्यूकस हो जाता है। और इसी को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसी को हम यहाँ पे रिमूव करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट का हम यूज करते हैं म्यूकस को बाहर निकालने के लिए। डिफ़िकल्टी टेकिंग इन ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में समस्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसी को हम कहते हैं हाफना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि एम्फीसीमा होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। तो अगर वो थोड़ा सा भी काम करते हैं या फिर अगर वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वो हाँफने लग जाते हैं, तो यही होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेन कॉज ऑफ सीओपीडी। तो सीओपीडी होने की मेन वजह क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है मेन कॉज, यानी कि ये बेसिकली किसकी वजह से होता है। तो ये होता है स्मोकिंग की वजह से। जो 80% केसेज है, ज़्यादातर जो केस हैं सीओपीडी के वो स्मोकिंग की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, इफ़ ब्लड ऑक्सीजन इज़ लो, इफ़ ब्लड ऑक्सीजन इज लो दिस कंडीशन इज नोन एज। तो जो हमारा ब्लड है, अगर इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जितनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे ब्लड में होती है, अगर उससे कम हो जाएगी तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। और यहाँ पे दिया है एपनिया, तो इसका मतलब होता है स्टॉपिंग ऑफ ब्रीथ। अगर किसी की सांस अचानक बंद हो जाती है, इसी को हम कहते हैं एपनिया। और ये बेसिकली कब होता है, जब हम सोए हुए होते हैं, ठीक है, जब कोई सोया हुआ होता है, स्लीपिंग की कंडीशन होती है, और अगर उस कंडीशन में किसी की सांस अचानक रुक जाए तो इसी को हम कहते हैं एपनिया। और यहाँ पे दिया गया है हाइपोक्सिया, तो इसके बारे में मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो देखिए, इफ़ ब्लड ऑक्सीजन इज लो दिस कंडीशन इज नोन एज, तो इसी को हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया कि लो ऑक्सीजन लेवल इन टीस्यू, जो हमारा टीस्यू है, अगर इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी इंक्लूड। तो सीओपीडी के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है ब्रोंकोडाइलेटर, हम ब्रोंकोडाइलेटर का यूज कर सकते हैं। और ब्रोंकोडाइलेटर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ब्रोंकियोल्स हैं, इनको ये डायलेट कर देते हैं, जिससे कि आपको इनके नाम से पता चल जाएगा, आपको पता चल गया होगा, जो ब्रोंकियोल्स हैं ये इनको डायलेट कर देते हैं। और जब हमारे ब्रोंकियोल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगे तो यहाँ पे ईजिली क्या होगा, ईजिली एयर फ्लो होने लगेगा। जो एयर है वो आसानी से हमारे लंग्स में फ़्लो होने लगेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में फ़्लो होने लगेगा और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे दिया गया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है ये बेसिकली जो भी हमारे लंग्स है, रिस्पायरेटरी ट्यूब है, ब्रोंकियल ट्यूब है, इनकी जो स्वेलिंग है ये इसको ख़त्म कर देते हैं, ये इसकी स्वेलिंग जो होती है ये इसको ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे दिया गया एंटीहिस्टामिन एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो जो यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट हैं ये जो भी म्यूकस होता है ये इसको कम करते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं, और एंटीहिस्टामिन का भी यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया गया है कि इटियोलॉजी ऑफ सीओपीडी इज। तो सीओपीडी किन वजहों से हो सकता है, तो देखिए पहला दिया गया है टोबैको स्मोकिंग, दूसरा एयर पॉल्यूशन, एचआईवी इन्फेक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है कि सीओपीडी होता है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, जिसमें कि सांस लेने में समस्या देखने को मिलती है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेस्ट यूज फॉर सीओपीडी इज। तो देखिए सीओपीडी के केस में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो देखिए जो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, इसमें इन सभी जो यहाँ पे टेस्ट दिए गए इनका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे स्पायरोमेट्री दिया गया है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा लंग्स है इसमें कितना एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम पता लगाते हैं किसकी मदद से, स्पायरोमेट्री की मदद से। उसके बाद चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट। तो ये सारे जो टेस्ट हैं उनको किया जाता है सीओपीडी का पता लगाने के लिए।
अगले क्वेश्चन की बात करें, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी इंक्लूड। तो सीओपीडी का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है? तो पहला दिया है अवॉइड स्मोकिंग, तो स्मोकिंग नहीं करना है, ये इसका पहला स्टेप हो सकता है। दूसरा दिया कि अवॉइड डस्टी एंड स्मोक एटमॉस्फेयर, इसलिए जो भी गवर्नमेंट है उसने नो स्मोकिंग जोन बनाए होते हैं, नो स्मोकिंग जोन इसलिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, अवॉइड ऑक्यूपेशनल डस्ट यूजिंग स्पेशल प्रोटेक्टिव मास्क। तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपका हो गया कोल माइनिंग। तो यहाँ पे कोल माइनिंग का जो यहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूल मट्टी उड़ती रहती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो यहाँ पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं इनको स्पेशल प्रोटेक्टिव मास्क दिए जाते हैं। तो ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनका कि हम यूज कर सकते हैं सीओपीडी के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स इज। तो देखिए ये सारे हमारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें हमारा एग्जांपल दिया गया है साल्बुटामोल, सालमिटिरॉल। एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो इसमें इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, थियोफाइलिन। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये सारे ब्रोंकोडाइलेटर है जिनका कि यूज हम अस्थमा और सीओपीडी दोनों में करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज्ड इन सीओपीडी इज। तो बेक्लामेथासोन, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन ये सभी ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिनका कि यूज सीओपीडी के केस में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि एंटीहिस्टामिन यूज्ड इन सीओपीडी। तो सीओपीडी में कौन कौन से एंटीहिस्टामिन जो हैं उनका यूज किया जाता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोराटिडिन, सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन। तो ये सारे एंटीहिस्टामिन के एग्जाम्पल है जिनका कि यूज सीओपीडी के केस में किया जाता है। तो आज की वीडियो में, आज के सेशन में हमने सीओपीडी से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे उनको किया है। तो आप लोग इसी तरह चैप्टर वाइज जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको तैयार करते रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और अगर आप पूरे साल रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको बेहतर तरीके से दे पाएंगे और बिना बैक के पास हो पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें, और फार्मेसी पॉइंट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, और जो भी प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड की गई है उनको भी आप देखते रहें। तो आज का जो सेशन है उसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।